दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का लेक्चर बहुत ही जबरदस्त लेक्चर है और आज हम जो है इंडियन ज्योग्राफी का 57वां लेक्चर कवर करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूं एग्रीकल्चर के बेजोड़ टॉपिक को। याद रखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत में जितनी भी कृषि क्रांतियां हैं उन सभी कृषि क्रांतियों के बारे में। इसके अलावा भारत के सभी तरह के जो इंपॉर्टेंट कृषि अनुसंधान संस्थान है या बोर्ड है उनके बारे में भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ देखेंगे जो शीर्ष उत्पादक राज्य हैं पर्टिकुलर किसी आइटम को लेकर, वो भी हम लोग पढ़ा जाएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको देख करके बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बात और याद रखिएगा, स्टडी 91 का एप्लीकेशन भी आ चुका है, तो उसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके माध्यम से आप घर बैठे सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपकी पढ़ाई और भी बेहतर तरीके से हो पाए। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग आते हैं और भारत में कृषि क्रांतियों के क्या क्या उपनाम है उसे पढ़ा जाता है। कोशिश करूंगा कि आपको याद भी कराते चलूं कि किस क्रांति का नाम क्या है या वह क्रांति किससे संबंधित है। जैसे कि परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछता है सिंपल, मान लीजिए नीली क्रांति, भाई नीली क्रांति का संबंध किससे, ऐसे करके एक प्रश्न आ जाता है, तो आपको बताना पड़ता है कि नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से। लेकिन बात आती है कि आप याद कैसे करोगे, तो चलिए स्टार्टिंग से पढ़ते हैं और एक एक करके देखते हैं। ठीक है, यहां पर दे रहा हरित क्रांति। सभी बच्चे को लगभग पता है यार हरित क्रांति क्या है। क्यों, सब लोग जानते हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में, जिन्होंने भारत में सबसे पहले हरित क्रांति को इंट्रोड्यूस किया। यानी भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है किसे, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। वर्ल्ड लेवल पे हम लोग जानते हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। आप सभी को पता है जब 1966-67 में हमारे देश में अकाल पड़ा था, उस समय पहली बार इस शब्द की चर्चा हुई थी हरित क्रांति की। ठीक है, भारत के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं, तो ये आप सभी जानते हो, काफी आसान है। दूसरा दे रहा है रजत रेशा क्रांति। एक्चुअली में इसका दो नाम है। ठीक है, एक तो है रजत रेशा क्रांति, कहीं कहीं पर इसे श्वेत क्रांति या श्वेत सोना, सफेद सोना भी कहा जाता है। किसको, याद रखे कपास को। कपास होता क्या है यार, कपास से कपड़े बनाए जाते हैं, काट करके कपड़े बनाए जाते हैं। कपास एक तरह का रुई होता है, ठीक है, और इसकी खेती की जाती है। तो याद रखेगा, क्योंकि सफेद सोना, आप समझ रहे हैं ना, सभी को कपड़े चाहिए, सभी के लिए फैशन हमेशा बदलता रहता है और कपड़े की डिमांड भी होती रहती है। तो याद रखिए इसे सफेद सोना कहा जाता है या फिर इससे संबंधित क्रांति को रजत रेशा क्रांति भी कहा जाता है। तीसरा पॉइंट दे रहा है श्वेत क्रांति। स्पेशली अगर श्वेत शब्द लिखा है तो समझ जाइए उसका संबंध दूध से है, यानी दुग्ध क्रांति, दूध से संबंधित है श्वेत क्रांति का संबंध। दूध का कलर कैसा होता है, सफेद होता है। ठीक है, आगे दे रहा दोस्तों गोल क्रांति। दोस्तों गोल से याद रखिए पूरे भारत में सभी के घर में दो तीन आइटम तो बड़े बनते होंगे। ठीक है, एक तो दाल चावल रोटी और सब्जी। दाल सभी के घर में होता होगा, चावल सभी के घर में बनता है, रोटी सभी के घर में बनती है। और एक जो आम सब्जी है जो सभी के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, आलू एक ऐसी सब्जी है जिसका इस्तेमाल हम सभी के साथ कर सकते हैं। तो याद रखिए गोल क्रांति, आलू गोल गोल जैसा होता है, वैसे गोल कभी देखने को नहीं मिलता है, बट आप याद रखना गोल क्रांति का संबंध किससे है, आलू से। परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे दे रहे नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध दोस्तों मत्स्य पालन से। अच्छा, पानी, मछली रहती है पानी में और पानी का रंग कैसा, नीला। तो याद रखें नीली क्रांति का संबंध किससे है, मत्स्य पालन से। अभी मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा। ठीक है, अगला दे रहा है सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है, तो याद रखिए फल उत्पादन से। किससे संबंधित है, फल उत्पादन से। या कहीं कहीं पर शहद, शहद का रंग भी आपको दिखने में लगता होगा सुनहला है। ठीक है, तो याद रखिए शहद से संबंधित भी इसका रंग है। बट याद रखेगा ज्यादातर आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है वो एक ही ऑप्शन देगा फल का। ठीक है, तो फल उत्पादन से संबंधित है सुनहरी क्रांति। याद रहेगा, याद रखेगा। ठीक है, आगे दे रहा है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति किससे संबंधित है, ये कोको से संबंधित है। ठीक है, किससे, भूरी क्रांति कोको, काफी याद रखेगा। आगे है बादामी क्रांति। बादामी क्रांति का संबंध मसाला से है। किससे, बादाम से नहीं है, बादामी क्रांति का संबंध मसाला से है। आगे दे रहा है रजत क्रांति। वैसे रजत को हम लोग हिंदी में चांदी बोलते हैं, सिल्वर बोलते हैं, आपने सुना होगा, गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक, रजत पदक यानी चांदी वाला। ठीक है, तो याद रखेगा रजत क्रांति कहा जाता है अंडा को। ठीक है, अंडे से संबंधित है। या फिर कुक्कुट उत्पादन, कुक्कुट माने समझते हैं ना, मुर्गी, मुर्गी पालन से संबंधित है। आगे दे रहा लाल क्रांति। लाल क्रांति का संबंध दो चीजों से, एक तो टमाटर से है, दूसरा मांस से। दोनों लाल होते हैं, दोनों के लिए याद रखेगा। ठीक है, टमाटर और मांस। और आगे है पीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध दोस्तों तिलहन से, तिलहन बोले तो तेल से है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा।
तिलहन उत्पादन मतलब ऐसे उत्पाद जहां से तेल प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे मूंगफली हो गया, जैसे सरसों हो गया, जैसे सोयाबीन ऑयल हो गया, तो ये सभी होते हैं जो कि तिलहनी फसलों में आते हैं, तो उनके उत्पादन से संबंधित है पीली क्रांति। तो परीक्षा में यहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके में, कभी आप मिस मत करिएगा। ये इंडियन ज्योग्राफी के एग्रीकल्चर वाले चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है कृषि और पशुपालन, यानी एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, उसके अंतर्गत हम लोग एक पढ़ रहे हैं। सोचिए कि इंडियन ज्योग्राफी के 57 लेक्चर दिए जा चुके हैं, बहुत जल्द आपकी इंडियन ज्योग्राफी भी कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए कुछ और भी क्रांति हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं, लेकिन हम तोड़ जोड़कर आपके सामने कुछ नई क्रांतियों को प्रेजेंट करना चाहते हैं। देखिए आगे इस नंबर पे पहली वाली नंबर पे लिखा हुआ है परमनी क्रांति। परमनी क्रांति का संबंध दोस्तों किससे है? एक सब्जी है भिंडी, आप सभी को पता है, तो भिंडी से संबंधित है परमनी क्रांति। याद रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है, आपके लिए नया है। दूसरा दे रहा है सुनहरा रेशा। पीछे हम लोगों ने पढ़ा था क्या? श्वेत रेशा। ठीक है, श्वेत रेशा तो याद रखिए कपास से संबंधित है। यहां सुनहरा रेशा है, ये जूट से संबंधित है। जूट से भी रस्सी बनाई जाती है और उससे तमाम चीजें बनती हैं। तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर है। ठीक है, आगे कह रहा मूंग क्रांति। मूंग क्रांति का संबंध दोस्तों मोटे अनाज से है। अनाज में भी कई तरह के अनाज आते हैं, जैसे आपने मोटा चावल, मोटा गेहूं का नाम देकर सुना होगा। ठीक है, तो अक्सर कोटे पे इस तरह की चीजें अवेलेबल रहती हैं। तो याद रखिएगा मोटे अनाज के उत्पादन से संबंधित है मूंग क्रांति। वैसे मोटे अनाज जो है ये राजस्थान साइड में ज्यादा उगाए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे दे रहा है हरित सोना, सेना नहीं रहेगा, यहां लिख दीजिएगा सोना। हरित सोना क्रांति किससे संबंधित है? तो बांस उत्पादन से। किससे संबंधित है? बांस उत्पादन से संबंधित है। सबसे ज्यादा बांस का उत्पादन पूर्वोत्तर भारत में होता है। कहां पर होता है? पूर्वोत्तर भारत में होता है। तो याद रखेगा हरित सोना उसे कहा जाता है। आगे लिख रहा है सेफ्रान क्रांति। तो सेफ्रान इंग्लिश में यूज किया हुआ शब्द है, हिंदी में इसी को केसर कहा जाता है। और केसर सबसे ज्यादा कहां उत्पादन होता है? जम्मू कश्मीर में। तो याद रखेगा सेफ्रान आपका हो गया केसर उत्पादन। आगे तेरा ग्रे या स्लेटी, ग्रे को ही स्लेटी कलर बोलते हो, ग्रे। तो ग्रे क्रांति जो है किससे संबंधित है? याद रखिए उर्वरक से संबंधित है। उर्वरक जानते हैं ना? ठीक है, रासायन, ठीक है, जिसका इस्तेमाल हम लोग खेतों में करते हैं। ठीक है, उसकी उर्वरकता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। इंद्रधनुषी क्रांति, ये काफी बड़ा है। जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। ठीक है, विबग्योर आपने नाम सुना होगा, वायलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, ठीक है, रेड हो गया, और फिर क्या हो जाएगा? येलो हो गया, ऑरेंज हो गया। ठीक है, तो इसको याद रखेगा, उसी तरह से भी है। तो याद रखिए सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि करने के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, इंद्रधनुषीय क्रांति। आगे दे रहा है गुलाबी क्रांति। दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने लाल क्रांति पढ़ा था। लाल का संबंध मैंने 2 जगह से बताया, एक टमाटर से, दूसरा मांस से बताया। अच्छा बताइए गोल क्रांति का संबंध किससे? सर मैं बताऊं, आलू से है। अच्छा बैठ जाओ, चलो आगे बताओ। लाल क्रांति का संबंध किससे? सर अभी तो आपने बताया टमाटर से है, मांस से है। ठीक है, ऐसे करके याद करते चलो। श्वेत क्रांति वो आपका क्या हो गया? दूध हो गया। तो ऐसे करके याद रखो। ठीक है, भूरी क्रांति का संबंध किससे? जल्दी से बताइए। भूरी क्रांति कोको, ठीक है, और ग्रे या स्लेटी क्रांति तो उर्वरक, ये सब याद रखें। ठीक है, कह रहा गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? झींगा मछली का नाम सुना है, उससे संबंधित है गुलाबी क्रांति। तो झींगा मछली या फिर प्याज का रंग भी लगभग गुलाबी होता है। ठीक है, तो उसको भी याद रखेगा। और औसत से कह रहा सदाबहार क्रांति, कह रहा जैविक खेती को प्रोत्साहन और किसानों के फसल को उचित मूल्य दिलाने और उत्पाद बढ़ाने से संबंधित है सदाबहार क्रांति। एक और क्रांति दोस्तों काला क्रांति। ठीक है, उसमें आई थिंक पेट्रोलियम उत्पाद को शामिल किया जाता है। एक बार आप कमेंट करके बताइए क्या मैं सही हूं या गलत हूं। ठीक है, इसको याद रखेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते हैं। आगे देखिए विभिन्न तरह के कल्चर का नाम सुनते हैं भाई, किसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, यह भी परीक्षा में बड़ा पूछा जाता है। जैसे पूछ देता है सेरी कल्चर, तो सेरी का तात्पर्य किससे है? केचुआ से। ठीक है, तो सॉरी रेशम कीट से। केचुआ में आ जाएगा वर्मी कल्चर। केचुआ में क्या आ जाता है? वर्मी। तो जैसे आपने वर्मी का नाम सुना, ड्रिलिंग में आता है, इस्तेमाल किया था वर्मी, वैसे केचुआ क्या होता है? ये किसानों का मित्र भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह खेतों को और ज्यादा उपजाऊ बना देता है। कैसे? वो खेतों में जो छिद्र करता है ना, उस छिद्र के माध्यम से वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो उस छिद्र के माध्यम से अंदर तक पहुंच पाता है, और अंदर के जो बैक्टीरिया हैं वो नाइट्रेट के रूप में पौधों तक पहुंचा देते हैं। तो बड़ा फायदा करता है, इसलिए कहा जाता है कि जो केचुआ होता है ये किसानों का मित्र होता है। वर्मी कल्चर कहा जाता है। यहां सेरी कल्चर जो दोस्तों ये रेशम कीट पालन से, आपको पता होगा सहतूत के वृक्ष पर रेशम कीटों का पालन किया जाता है और उन्हीं से जो है रेशम तैयार किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा।
सेरीकल्चर का संबंध किससे हो जाएगा? रेशम कीट पालन से। दूसरा तेरा हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रो जहां शब्द लिखा रहा समझ जाइए जल, उसके कहने का तात्पर्य क्या है? जल। तो हाइड्रोपोनिक्स दोस्तों एक नई टेक्निक है जिसमें बिना मिट्टी के भी आप पौधों का उत्पादन कर सकते हैं। एक बार आप गूगल करिएगा या फिर यूट्यूब पर एक वीडियो देखिएगा, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं हाइड्रोपोनिक्स के, ठीक है। तो ये इसको याद रखेगा, इसमें जल में पौधों को उगाना यानी मृदा रहित बिना मिट्टी के भी पौधों को उगाया जा सकता है। जी हां, याद रखिए पाइप में जो है एक विशेष तरीके से पौधों को उगाया जाता, बहुत अच्छी प्रक्रिया है और ये अब बड़ा इस समय जो है ट्रेंड में चल रहा है। आगे देख रहा है एपीकल्चर। एपीकल्चर का संबंध दोस्तों मधुमक्खी पालन से है। किससे संबंध है? मधुमक्खी। तो एपीकल्चर याद रखेगा, हनी, हनी यानी मधुमक्खी याद रखेगा, ये हो गया, ठीक है। इसी को दोस्तों पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि शहद से संबंधित है सुनहरी क्रांति ना, तो इसको भी याद रखेगा। करा एरोपोनिक्स। एरो मतलब एयर, एयर माने हवा, यानी जब हवा में आप पौधों को उगाते हैं तो उसको कहा जाता है एरोपोनिक्स। लेकिन जब जल में यानी बिना मिट्टी को उगाते हैं, केवल जल की सहायता से उसमें पौधों को उगाया जाता है, तो उसको हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। तो एरोपोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स दोनों याद रखेगा। एक और कल्चर है विटीकल्चर। विटीकल्चर का संबंध है अंगूर उत्पादन से। किससे है? अंगूर उत्पादन से है, ठीक है। अगला है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर, ठीक है। तो पीसी कल्चर का संबंध है मत्स्य पालन से। किससे? जिसमें मछलियों के बारे में पढ़ते हैं, मत्स्य पालन। आगे फ्लोरीकल्चर। फ्लोरी यानी फ्लावर, फ्लावर माने फूल, यानी फूलों के उत्पादन से संबंधित है फ्लोरीकल्चर। तो याद रखेगा फ्लोरीकल्चर फूलों की घाटी कहां पर है? उत्तराखंड के चामोली जिले में, याद रखेगा, ठीक है। आगे है हार्टिकल्चर। देखिए कई लोगों को कंफ्यूजन होता है फ्लोरीकल्चर और हार्टिकल्चर में, ठीक है। तो फ्लोरीकल्चर स्पेशली केवल फूलों की बात करता है, लेकिन हार्टिकल्चर में हम बागान की बात करते हैं। उस बागान में किसी भी चीज का बाग हो सकता है। जैसे आपने चाय और कॉफी के बागानों के बारे में सुना होगा, तो बागानों की जब बात आती है तब नाम आता है हार्टिकल्चर। वर्मीकल्चर तो आसान है, केचुआ उत्पादन से, ठीक है, केचुआ पालन से। ओलेरी कल्चर दोस्तों, ओलेरी कल्चर का संबंध है सब्जी उत्पादन से। सब्जी में किसी भी तरह की सब्जी हो गई, ठीक है, तो ओलेरी कल्चर। एक और आता है पोमो कल्चर, उसमें फलों के उत्पादन की बात की जाती है। तो देखिए पोमो, पोमी नहीं है, पोमी गलत लिखा है। फलों का उत्पादन संबंधित है पोमो से। पोमो यानी फल, ऐसे करके मैं लिख दे रहा हूं, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है लोगों को, ठीक है। ओलेरी, ओलेरी में आ जाता है सब्जी, ठीक है। और फ्लोरी, फ्लोरी में आ जाता है फ्लावर, ठीक है। फ्लोरी में फ्लावर आ जाता है यानी फूल आ जाता है। ये दो तीन बातें आप याद रखेगा। और जो हार्टिकल्चर दे रहा है ना, उसमें क्या आ जाएगा? उसमें याद रखेगा बागान आ जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसको ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा। वैसे भी आज का जो वीडियो है ये काफी कुछ आपको बताने वाला है, सिखाने वाला है। अगर आप इसे याद रखते हो तो हर परीक्षा में 2-3 नंबर आपको फ्री में मिल जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए कुछ दोस्तों प्रमुख अनुसंधान केंद्र। देखिए बात में बहुत सारे अनुसंधान केंद्र हैं, मैं अलग से अनुसंधान केंद्र का वीडियो भी बनाया हूं। आप कभी डालिए रिसर्च सेंटर स्टडी 91 ऐसे करके डालेंगे, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। जो रिसर्च सेंटर का मैंने वीडियो बनाया है प्रमुख अनुसंधान केंद्र, उसके बारे में आपको मिल जाएगा। वहां लगभग 40-50 केवल अनुसंधान केंद्र के बारे में ही बताया गया, ठीक है। यहां पे तो कुछ लिमिटेड चीजों को मैं लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला दे रहा है दोस्तों कि चावल, राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान क्या है, कहां पर है, या चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है। तो याद रखें दोस्तों ये है कटक में। एक मिनट मार्कर ले लूं, ये कहां पर है? कटक में। कटक बड़ा फेमस जगह दोस्तों, आप सभी को पता होगा, महानदी यहीं से गुजरती कटक से। यहीं पर कटक में सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था, ठीक है। तो उनका घर कटक में था, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कटक उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है, तो याद रखेगा। वहीं पर चावल अनुसंधान केंद्र है। अगर मैं वर्ल्ड लेवल पे बात करूं, पूरे विश्व में सबसे बड़ा चावल अनुसंधान केंद्र जो विश्व स्तर पर है वो कहां पर बना हुआ है? तो उसके लिए है फिलीपींस देश। कौन सा है? फिलीपींस देश है, ठीक है। तो याद रखेगा फिलीपींस की राजधानी मनीला, मनीला में है चावल अनुसंधान केंद्र, ठीक है। तो विश्व स्तर पे बना हुआ है। याद रखें फिलीपींस ही एक बड़ा इंपॉर्टेंट पुरस्कार जारी करता है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ठीक है। तो उसको भी याद रखेगा। इस साल रेमन मैग्सेसे पुरस्कार अक्टूबर में दिया जाता है, लेकिन टाल दिया गया कोविड-19 की वजह से। पिछले साल वाला यानी 2019 वाला जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड था वो किसे मिला था? एनडीटीवी के पत्रकार हैं रवीश कुमार, उन्हें मिला था। तो उसको भी याद रखेगा, ठीक है। आगे दे रहा है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। डेयरी माने दूध, ठीक है। तो याद रखें, देखिए दूध में
इसमें दो है, इसलिए आपको बड़ा कंफ्यूजन होता है। एक तो डेयरी विकास बोर्ड है, एक तो डेयरी अनुसंधान संस्थान है। इसलिए परीक्षा में जब कभी आता है तो आप पहले ध्यान दीजिए, आपसे बोर्ड पूछा है या अनुसंधान संस्थान पूछा। अगर बात आती है अनुसंधान संस्थान की तो यह है करनाल में, करनाल पड़ता हरियाणा में। कैसे याद रखेंगे? तो याद रखिएगा हरियाणा में बना है, हरि शब्द से, हरि माने कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण को अपने गाय से बड़ा प्यार था, ठीक है, तो याद रखिएगा गाय, और गाय से निकलता है दूध, दूध से डेयरी, तो याद रखें डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है वो हरियाणा में है, करनाल में। और अगर मैं बोर्ड की बात कर दूं तो आनंद एक जगह है गुजरात में, वहां पर है डेयरी विकास बोर्ड, याद रखेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिख रहा है भारतीय या केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? दलहन, ठीक है, तो दलहन अनुसंधान संस्थान है कानपुर में, दो है कानपुर में, एक तो दलहन है, दूसरा चीनी है। क्या है? दलहन और चीनी। तो आप याद रख सकते हो दाल चीनी, मसाला की बात नहीं कर रहे हैं, दाल अलग है चीनी अलग है, ठीक है। ये दोनों अनुसंधान केंद्र कहां पर है? कानपुर में है, तो इसको याद रखेगा दोनों का। आगे लिख रहा है गन्ना, गन्ना प्रजनन संस्थान कहां पर है? देखिए गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो लखनऊ में। गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर है? लखनऊ में। लेकिन अगर मैं गन्ना प्रजनन संस्थान की बात करूं, ध्यान दीजिएगा, अनुसंधान संस्थान लखनऊ में और प्रजनन संस्थान की बात करूं तो कोयंबटूर में, दक्षिण भारत में, ठीक है, तो याद रखेगा कोयंबटूर आपका उत्तर हो जाएगा। एक और लगे हाथ याद कर लीजिए, सब्जी अनुसंधान संस्थान, परीक्षा में पूछा है, वो वाराणसी में है। कहां पर है? वाराणसी में है सब्जी अनुसंधान संस्थान। एक और चीज वाराणसी में पता है, चावल का क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान कहां पर बनाया गया? भारत में, ठीक है, तो वो बनारस में बनाया गया, वाराणसी में, उसको भी याद रखेगा। सब्जी और चावल का क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान दोनों याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है केंद्रीय काफी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो याद रखिए कुर्ग में। कहां पर है? कुर्ग में, काफी, ठीक है। आगे लिख रहा है कि अच्छा ये तो काफी हो गया, एक है काफी अनुसंधान संस्थान और है वो चिकमंगलूर में है। कहां पर है? चिकमंगलूर। एक है दोस्तों जूट, जूट कृषि अनुसंधान संस्थान, तो जूट में याद रखिए पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर है, तो वहीं पर बैरकपुर है, ठीक है, बैरकपुर छावनी सुना होगा ना, तो उसको भी याद रखेगा। टिड्डी चेतावनी संगठन, मैंने कहा जानबूझ के डाल दिया क्योंकि इस बार जो टिड्डियों ने हमला किया था, आपने देखा होगा भारत में 10 दल में टिड्डी हमला हुआ था और एक दल में लगभग 8 से 10 करोड़ टिड्डियां पाई जाती हैं, ठीक है, तो आपने देखा कि भारत में वो भी एक तबाही का नाम था टिड्डियां। तो याद रखिए इसके लिए जो अनुसंधान संस्थान वो बना है जोधपुर में, राजस्थान में जोधपुर में बना हुआ है। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र कहां पर है? गाजियाबाद में है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र, ठीक है। और भी अनुसंधान संस्थान उसको भी देख लीजिए और कुछ बोर्ड है उस बोर्ड को भी देख लीजिए, ठीक है। तो बोर्ड चलिए देखते हैं दोस्तों, यहां पर दे रहा है अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, मैंने बता दिया फिलीपींस में। कह रहा है राष्ट्रीय मांस और कुक्कुट प्रसंस्करण बोर्ड कहां पर है? तो एक कुक्कुट यानी ये मुर्गी पालन की बात कर रहा है, दिल्ली में। कहां पर है? दिल्ली में, ठीक है, याद रखेगा। कह रहा है राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री बोर्ड कहां पर है? ये भी दिल्ली में, ठीक है। कह रहा है भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहां पर है? ये महाराष्ट्र में है, पुणे में, ठीक है। कह रहा है मसाला बोर्ड कहां पर है? सबसे ज्यादा मसाला केरल में है और केरल में कोच्चि में मसाला बोर्ड बना हुआ है। काफी बोर्ड कहां पर है दोस्तों? तो बेंगलोर में। इसके लिए काफी अनुसंधान संस्थान हमने पढ़ा, एक तो कुर्ग में था, दूसरा चिकमंगलूर में था, ठीक है, उसको भी याद रखिए। प्लस बेंगलुरु में काफी बोर्ड है, उसको भी याद रखिए। तंबाकू बोर्ड कहां पर? गुंटूर में, गुंटूर। गुंटूर को टोबैको सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, यहां पर तंबाकू अनुसंधान संस्थान भी है, ठीक है। चाय अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है, ठीक है, दार्जिलिंग की चाय बड़ी फेमस है, दार्जिलिंग भी कहां है? पश्चिम बंगाल में, याद रखेगा। और रबर बोर्ड कहां पर है? कोट्टायम में है, कोट्टायम केरल। याद रखें मसाला और रबर ये दोनों केरल में है, बस मसाला कोच्चि में है जबकि रबर कोट्टायम में है, ठीक है। और काफी की बात करूं तो एक तो आपका कहां पे था? कुर्ग में था, दूसरा चिकमंगलूर था, वो अनुसंधान संस्थान था। और कर्नाटक बेंगलोर में क्या है? यहां पर काफी बोर्ड बना हुआ है। तो ये सभी प्रश्नों को आप याद रखेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए कुछ शीर्ष उत्पादक राज्य हैं, कुछ चीजों में किसी का नाम बहुत ज्यादा है, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे बात आती केसर की, तो आप सभी को पता है कि केसर यानी शेफ्रॉन, तो इसके उत्पादन में जम्मू कश्मीर का नाम आता है क्योंकि ठंडे जगहों पर उगाया जाता है, तो याद रखें जम्मू कश्मीर वो बड़ा फेमस है, ठीक है। उसी तरह से हल्दी की बात करें दोस्तों, तो हल्दी के उत्पादन में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिण भारत में हल्दी होती है, ठीक है, तो उसको याद रखेगा। काली मिर्च की बात करें तो ये भी देखिए मसाले से संबंधित है ना, तो वही कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ठीक है। मिर्च की बात करें तो भी दक्षिण भारत है, पश्चिम बंगाल में भी थोड़ा बहुत होता है
लेकिन कर्नाटक और आंध्र प्रदेश आप याद रखिए, ठीक है। छोटी इलायची की बात कर लें, ये भी आपकी सब्जी में मसाले में आ जाता है, तो वही तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा। अदरक की बात करें तो अदरक ज्यादातर अच्छे बढ़िया अदरक मिलता है वो आपके पूर्वोत्तर भारत में, तो जहां पर मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम वगैरह है। लौंग में ये भी मसाले का पार्ट है, तो तमिलनाडु, केरल। और जीरा ये राजस्थान है और केरल। तो इसको याद रखिएगा, ज्यादातर इसमें मसाले हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। कुछ अलग अलग चीजें, जैसे आम के उत्पादन में पूछता है कि सबसे बढ़िया आम कहां पर मिलता है, तो याद रखिए आम हो गया, दूध हो गया, इस सब में उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो याद रखिए प्रतापगढ़ का आम बड़ा फेमस है, इलाहाबाद का अमरूद बड़ा फेमस है, प्रतापगढ़ का आंवला बड़ा फेमस है, आम नहीं आंवला प्रतापगढ़ का, ठीक है। तो याद रखिएगा। नाशपाती में दोस्तों हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, पहाड़ी स्थान पर। केला दोस्तों सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, अगर आप कभी महाराष्ट्र जाएंगे भी ट्रेन से तो रास्ते में आपको केले की खेती मिल जाएगी, नासिक वगैरह वाले बेल्ट में, ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। सेब जम्मू कश्मीर है, आपको उत्तर पता है, जम्मू कश्मीर और थोड़ा बहुत हिमाचल है। अंगूर की बात करें तो अंगूर और केला दोनों में महाराष्ट्र है, ठीक है, याद रखिएगा। नींबू की बात करें तो नींबू के लिए आंध्र प्रदेश है, याद रखेगा। अमरूद दोस्तों झारखंड है। मैं फेमस अमरूद की बात किया कि इलाहाबाद अमरूद बहुत फेमस है, लेकिन उत्पादन की बात करेंगे तो सबसे उत्पादन में शीर्ष राज्य क्या है, झारखंड है। संतरा ये भी दोस्तों महाराष्ट्र है। संतरा हो गया, केला हो गया और ये अंगूर हो गया, ये सभी महाराष्ट्र है, ठीक है। लीची दोस्तों बिहार में, ठीक है। अभी आपने चमकी बुखार का नाम सुना होगा, वो लीची खाने की वजह से फैलाता है, ऐसा जो है बाद में तर्क आया था, ठीक है। अखरोट दोस्तों ये ठंडे जगहों पे मिलता है, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। कटहल ये असम से संबंधित है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। कुछ और चीजें, अनार, अनार में भी महाराष्ट्र है, ठीक है। अनानास ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। नारियल केरल में है, ठीक है। काजू महाराष्ट्र है। काजू के लिए गलती से गोवा मत करिएगा, जो ज्यादातर लोग हैं वो गोवा टिक करते नहीं, काजू याद रखे महाराष्ट्र, जबकि नारियल जो है वो केरल में, ठीक है। आंवला उत्तर प्रदेश में, पहले बता चुका, प्रतापगढ़ का आंवला बड़ा फेमस है। सेपेटो गुजरात में और पपीता आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा पपीते के अलावा आंध्र प्रदेश में हमने क्या पढ़ा था, नींबू पढ़ा था, तो उसको भी याद रखेगा, ठीक है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, क्योंकि आज थोड़ा सा समय जो है गड़बड़ हो गया था, कुछ दिक्कत आ गई थी, परेशानियां आ जाती हैं, और खास करके मुझे लगता है कि मेरे ही जीवन में कुछ ज्यादा आती हैं। चलिए कोई बात नहीं, जो भी इंसान अच्छा काम करता है ना, उसकी जिंदगी में याद रखिए हमेशा रुकावट आती है, और जब रुकावट आए आपकी जिंदगी में तो समझ जाइए आप सही रास्ते पर हो। जब जिंदगी में रुकावट आना बंद हो जाए ना, तो समझ लो आप गलत रास्ते पे हो, एक बात याद रखेगा, ठीक है। तो जिंदगी में रुकावटें आती हैं, समस्याएं आती हैं, समस्याओं के साथ जूझते चलना और मस्त होकर अपना काम करते चलना, इसका भी एक अपना मजा है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास थोड़ी लेट हो गई, कोई बात नहीं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।